सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं आपको सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा शैक्षिक संवाद में जो जानकारी शिक्षण योजना तैयार करने में पाठ्य पुस्तकों का किस तरह से सहयोग लेना है और पाठ्य पुस्तकों के किन किन अंशों में कौन कौन सी जानकारी दी गई है और जिन पर हमको विशेष फोकस करना है उस संबंध में बताया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में हम सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसको सुनते हैं और उसके अनुसार फिर अपनी पाठ्य योजना तैयार करते हैं। तो चलिए साथियों, सुनते हैं उस शैक्षिक संवाद के महत्वपूर्ण अंशों को। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कुछ कक्षाओं के कुछ विषयों में हम एनसीईआरटी की पुस्तकें चला रहे हैं। विषय एससीईआरटी की यानी हमारा जो राज्य बोर्ड है उसकी पुस्तकें चल रही हैं। एक चीज पर ध्यान में रखनी है कि गणित, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान ये तीन कॉमन विषय हैं जहां पे हमने पूरी तरह से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू कर दी हैं। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं वहां पे हम चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू कर रही हैं। वर्तमान में जो हमारा अकादमिक सत्र है 2020, उसमें हम कक्षा 1 से 8 में गणित की जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी किताबें लागू कर चुके हैं। कक्षा 3 और 4 में गणित के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन है, 3, 4, 5 में वो भी हम लागू कर चुके हैं। और कक्षा 6 से 8 में गणित के साथ विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो हमने लागू कर दी एनसीईआरटी की। और सामाजिक विज्ञान है वो इस साल से कक्षा 6 में एनसीईआरटी की पुस्तकें प्रारंभ हो रही है। शेष जो विषय हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, परंतु शिक्षण योजना बनाते समय हमें एनसीईआरटी किताबें और एससीईआरटी किताबें जो विषय की चल रही हैं, विषय शिक्षकों को अलग अलग किताबों पे अपनी शिक्षण योजना तैयार करनी होगी। नेक्स्ट, शिक्षण योजना बनाते समय हमने जो अभियान में रखा है एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही जोर दिया है, क्योंकि एससीईआरटी की पुस्तकों में के डिजाइन में, उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु एनसीईआरटी किताबें क्योंकि नई हैं, उन नई किताबों को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे कि उन किताबों में क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए हैं। जिस तरह से एनसीईआरटी की पुस्तकें डिजाइन की गई हैं, उसको हमने प्रत्येक पाठ को 3 हिस्सों में बांटा है और आपके सामने बताने का प्रयास किया है। पाठ से पहले कुछ गतिविधियां हैं, पाठ के दौरान कुछ गतिविधियां हैं, पाठ के बाद कुछ गतिविधियां हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें आप ध्यान से उन्हें पूरे ध्यान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो किताबों की जो संरचना है वो इंटरैक्टिव मोड पे है, यानी परिचर्चा संवाद पे आधारित है। इस संवाद को ध्यान में रखते हुए ही पूरी पाठ्य पुस्तक डिजाइन की गई है। और दूसरा जो रोचक पहलू है किताबों का है वो है गतिविधि आधारित, कि क्लासरूम में चौक और डस्टर का कम से कम उपयोग करके हम कैसे बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से विषय वस्तु बता सकते हैं, उनके सामने विषय वस्तु लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको गतिविधि बहुत सारी बच्चों को करानी पड़ेगी और बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न कोई भी, जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता है। प्रश्न बच्चों की समझ पे आधारित बच्चे प्रश्न पूछते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे के मन में विषय वस्तु को लेके अगर डाउट्स होंगे तो प्रश्न बच्चों के सही नहीं होंगे, हो सकता है। लेकिन हमारे शिक्षक साथियों को बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि लगातार बच्चे प्रश्न पूछें। बच्चे जितने ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा विषय वस्तु की समझ स्पष्ट होगी और इन बिंदुओं को बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी की पुस्तकों के प्रत्येक पाठ में बुनने का प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं कि प्रत्येक पाठ में जो पाठ से पहले का जो कंपोनेंट है उसमें सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं। जो ये सीखने के प्रतिफल वही हैं जो 2 साल पहले हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नोटिफाई कर दिए हैं। इसके साथ ही जो अगला कंपोनेंट है, 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से, जो शुरू के 2-3 पन्ने हैं उसमें आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा जहां पे यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो स्कूल के बाद घर पे भी जारी रहती है। शिक्षक इन किताबों को कैसे क्लासरूम में उपयोग करें और अभिभावक या जो बड़े भाई बहन हैं उसका किस तरह करके बच्चों को घर में
एडिशनल लर्निंग दे सकते हैं। पाठ के दौरान दो कंपोनेंट पहेली और बूझो, ये बहुत ही एक अच्छा, एक बड़ा, एक रोचक पहलू है कि दो बच्चे हैं, उनको नाम दिया गया है पहेली, दो कैरेक्टर्स हैं, उनको नाम दिया गया है पहेली और बूझो, और कैसे पहेली और बूझो आपस में प्रश्न करते हैं और विषय वस्तु आधारित प्रश्न करते हैं, ताकि उसी तरह से प्रश्न है वो बच्चे भी करें क्लासरूम में। तो उस तरह से पहेली और बूझो कैरेक्टर्स हैं, उसका भी एक हिस्सा है जो एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में कई रोचक प्रश्न दिए गए हैं, कई तथ्य दिए गए हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में। अगर उसका हम अध्ययन करते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो विषय वस्तु की समझ है और बढ़ती है। पाठ के दौरान हमें जो किताबें पढ़ानी है, इसके बाद आता है पाठ के बाद। पाठ के बाद 6 महत्वपूर्ण गतिविधियां दी गई हैं कि कैसे हम जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। अभ्यास हेतु गतिविधि है, प्रश्न दिए गए हैं, आपने क्या सीखा। अगर हम इस कॉलम को देखेंगे तो पाठ का जो सारांश है बेसिकली वो इस कॉलम में दिया गया है। इसके बाद बहुत सारी गतिविधि ऐसी होती हैं जो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अगर बच्चों को फील्ड विजिट करा दिया जाए, जो हम आसपास की खोज में करने का प्रयास करते थे, तो बच्चे भ्रमण के दौरान और अच्छे से सीख पाएंगे। जो मैथ्स किताबें हैं, मैथ्स की किताबों में पाठ्य पुस्तक के अंत में वैकल्पिक विधियां भी दी गई हैं, जो बेसिकली वैदिक मैथ्स है या जो मेंटल मैथमेटिक्स है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। और किताबों के प्रत्येक किताब के अंत में अभ्यास हेतु गतिविधियां हैं, प्रश्न हैं, ताकि जब उन प्रश्नों को बच्चे हल करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने कितना विषय वस्तु है वो उसकी समझ है तरीके से गई है। एनसीईआरटी की पुस्तकों की जो डिजाइन है वो समझने के लिए आप देखेंगे कि किताब के दूसरे या तीसरे पन्ने में लर्निंग आउटकम डिफाइन किए गए हैं। हमारे शिक्षक साथियों को पता होना चाहिए कि उनके कक्षा का वार, विषयवार कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं। ये लर्निंग आउटकम्स वही हैं, मैं पुनः रिपीट करूंगा, दोहराना चाहूंगा, जो हमने आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत नोटिफाई कर दिए हैं। यानी कि एक तरह से ये हमारी नैतिक और लीगल जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को कम से कम ये चीजें आनी ही चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ में लर्निंग आउटकम इंसर्ट किए गए थे। नेक्स्ट, सीखने प्रतिफल के बाद जो अगला पन्ना है एनसीईआरटी किताबों में, वो है दो शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए। आप राइट साइड में जो पिक्चर राइट साइड है, ये हमारे एनसीईआरटी के किताबों से ही ये पन्ना लिया गया। जिस किया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में लिखी है, यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचें। अतः परिभाषाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। तो कहने का आशय, जो किताबें हैं बाल केंद्रित किताबें हैं, बच्चे की सीखने की जो मानसिकता होती है, सीखने की जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको ध्यान में रख के ही ये पाठ्य पुस्तक बनाई गई है। और जब आप पाठ्य पुस्तक के शुरुआत को अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे, तब आपकी समझ और अच्छे से विकसित होगी कि किस तरीके से हमें पाठ्य पुस्तक लेना है क्लासरूम्स में, ताकि हम एक बेहतर शिक्षण योजना है वो हम बना सकें। इस सेक्शन में आप देखें जो सेकंड बुलेट पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दो को जब हम पढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक को शिक्षक द्वारा अध्यापन करने में तरीके एवं ऑपरेशन स्पष्ट की गई है। तो जितना ज्यादा हम इसको धीरे धीरे दो बार पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। आप जब इसको, क्योंकि ये मात्र संदेश है, आप इसको जब पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा दिया गया है और प्रयास किया हम बना सकते हैं, आज केंद्रित आते हैं। नेक्स्ट,
अगला जो कंपोनेंट है वो है पहेली और बूझो। आप देख रहे हैं कि दो कैरेक्टर्स आपने देख रहे हैं बॉक्सेस में। आप देखेंगे प्राय ये प्रत्येक किताब के प्रत्येक पाठ में इस तरह के बॉक्सेस बना के बताने का प्रयास किया गया है। ये आपस में दो कैरेक्टर्स हैं जो आपस में संवाद कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर है उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा है। और यही जो पद्धति है यह हमें अपने क्लासरूम्स में लेके जाना है कि क्लासरूम्स में जिन बच्चों के सीखने का स्तर अच्छा है वो तो आपसे सही प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सीखने का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। उन्हें हमें प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है प्रश्न पूछने के लिए, और उनके प्रश्नों में बहुत सारे जवाब निहित हो सकते हैं। एक बच्चा प्रश्न करेगा, शायद उससे पूरी कक्षा का लाभ हो सकता है। इसीलिए हमें निरंतर कक्षागत प्रक्रियाओं में इस बात पे जोर देना है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें देखें के ऊपर हिस्से में जो टाइटल यूज किया गया है वो है विद्यार्थियों के लिए संदेश। इस संदेश में बताया गया है कि कैसे हम पहेली और बूझो जो दो पात्र हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं वो चाहें तो अपने क्लास के 2-3 बच्चों को सामने लाकर और उनके माध्यम से उनको पहेली और बूझो जो पात्र हैं उनका नाम देकर और ये जो बॉक्स में एक्टिविटीज दी हैं, जो प्रश्न दिए हैं, ये करा सकते हैं। इससे सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्वाभाविक होगी और हम जो जॉयफुल लर्निंग का एक माहौल अपने क्लासरूम में निर्मित करने का प्रयास करते हैं उसमें पहेली और बूझो जो पात्र हैं ये बहुत ही सहायक होंगे। करूंगा कि जो पात्र हैं इन पात्रों को एक्चुअली आप वास्तविक बच्चों को, अगर आप 2 बच्चों को असाइन कर दें और वो बच्चे आपस में जो संवाद करेंगे उसके माध्यम से जो हमारी जो कक्षागत प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। आगे फिर हमारी किताबों में पाठ के दौरान वाला जो हिस्सा है वो शुरू होता है। क्या आप जानते हैं, इस तरह के रोचक प्रश्न हैं। आप बार बार देख रहे हैं कि प्रश्न पूछने पे बहुत जोर दिया गया है। हम लोग कई बार कक्षागत जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट को हम क्लास में आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो सबसे अच्छी कक्षा वही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विशेषकर हमारी जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं वहां पे जितना शोर हो, बच्चे जितना संवाद करें, जितने ज्यादा प्रश्न पूछें, सबसे अच्छी कक्षा वही होगी जो इंटरैक्टिव मोड में चलती है, जो आपस में चर्चा के आधार पर चलती है, आपस में संवाद के साथ चलती है। इसीलिए जब इस तरह के प्रश्न बच्चे पूछेंगे या आप बच्चों से प्रश्न करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, आपको अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। बार बार जो इस बात पे दिया जा रहा है कि आप कैसे इन बॉक्सेस को, कैसे रोचक प्रश्नों को, कैसे इन रोचक तथ्यों को अपने क्लासरूम में उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, अभी हमने बात की पाठ के प्रारंभ में, फिर पाठ के दौरान। अब पाठ जब हमने पढ़ा दिया तो पाठ के बाद क्या अपेक्षाएं होती हैं, बच्चों ने क्या सीखा, इसका एक बनाया गया है। ये भी हर पुस्तक में है। उदाहरण के लिए हमने विज्ञान की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें दिया है कि आपने क्या सीखा है, कुछ लर्निंग गोल्स जो होते हैं हमारे, उसको आइडेंटिफाई किया है। हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी से यह अपेक्षा है कि आपने क्या सीखा, ये बच्चों से पूछने के पहले आप स्वयं ये पाठ को देखें, स्वयं इसका अवलोकन करें, स्वयं इसका अध्ययन करें, ताकि आपने जो विषय वस्तु पढ़ाई है वो अवधारणाएं बच्चों को कितनी स्पष्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, या उसमें किसी स्पेसिफिक बिंदु में, किसी स्पेसिफिक विषय वस्तु पे अगर आपको दोबारा पढ़ाने की जरूरत है तो कृपया करके वो आप पढ़ाएं। और आपने क्या पढ़ाया, बच्चों तक कितना पहुंचा, बच्चों ने क्या समझा, आपको इस अंश से समझ में आएगा आपने क्या सीखा। और हो सकता है कि विषय वस्तु के 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हों जो क्लास के ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आए हो ठीक से, तो आपको पूरा लेसन दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है।
उस लेसन के जो 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहां पे बच्चों को और ज्यादा समझ की विकसित करने की आवश्यकता है, आप सिर्फ वो हिस्सा बच्चों को ठीक से समझा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आती है पाठ के बाद जो हिस्सा है जो हमारी किताबों में, इंस्टीट्यूट किताबों में दिया गया है, वो है विस्तारित अधिगम, यानी एक्सटेंडेड प्रोसेस है सीखने का, जो पाठ से इंटरलिंक तो है, तो पाठ के बाद आता है, विशेषकर जब हम गणित की क्रियाएं होती हैं और जो विज्ञान के जो विषय वस्तु होते हैं वो कई बार सिर्फ थ्योरी से समझ में नहीं आते हैं। हमें बहुत सारी गतिविधि आधारित जब हम क्रियाएं कराते हैं, बच्चों से संक्रियाएं कराते हैं, तो बच्चों में विषय वस्तु की जो समझ है वो बेहतर तरीके से विकसित होती है जब बच्चे करके सीखते हैं। तो आपने देखा हमने जो किताबें दी थी आओ करें और सीखें, इसके साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है कि कैसे हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाकर उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से हम संवाद करा सकते हैं, एक छोटा सा कंपटीशन करा सकते हैं। तो ये जब गतिविधियां बच्चे करेंगे तो हमारे जो सीखने का जो प्रोसेस होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो हमारे पाठ के बाद जो दिए गए हैं विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं, बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, विषय वस्तु की समझ है ये और मजबूत होगी। नेक्स्ट, और जब हम पाठ की बात करते हैं तो पाठ की संरचना में यह आखिरी कड़ी है जिसका नाम है भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे क्लासरूम के बाहर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। पाठ हैं जिनको विशेष रूप से एनसीईआरटी की पुस्तकों में चिन्हांकन किया गया है, जिसको बेहतर तरीके से सीखने के लिए, विषय वस्तु पे बेहतर समझ निर्मित करने के लिए फील्ड विजिट, भ्रमण अध्ययन का आयोजन किया गया है। और जैसे हम पूर्व के वर्षों में करते आ रहे हैं आसपास की खोज, तो उस आसपास की खोज का जो कार्यक्रम है हम कैसे उसको अपनी किताबों से लिंक कर सकते हैं, यह भी हमारी शिक्षण योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। जो स्क्रीनशॉट है प्रेजेंटेशन में वो पूरा इंटरैक्टिव मोड है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को ले गए, हमने उनको छोड़ दिया कि आप ये देखो, आप ये है, ये है, ये है। वहां पर उदाहरण के लिए एक कृषि अधिकारी हैं श्री पटेल, उनसे एक बार हमारे जो बच्चे हैं, सबिहा नाम की बच्ची है, हिमांशु है, वो प्रश्न कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों है। तो प्रश्न एक बच्चा कर रहा है लेकिन उसका फायदा है जो बाकी बच्चे सुन रहे हैं उनको भी हो रहा है। तो इस तरह से एक संवाद के रूप में, एक चर्चा के रूप में, इंटरैक्टिव मोड में हमें अपनी कक्षा का संचालन करना है। और यह जो संचालन है इसको आपको शिक्षण योजना जब बनाए, बार बार इसको केंद्र बिंदु हमारा यही रहेगा। जिस तरह से हमारा पाठ्य पुस्तक का केंद्र बिंदु है, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ के बताया था, यह पुस्तक बाल केंद्रित है, उसी तरह से हमारी जो शिक्षण योजना है कि हम किस तरह योजना तैयार कर रहे हैं वो भी बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट, यह विशेषकर मैथ्स गणित विषय के लिए हमने अलग से रखा है, क्योंकि ये जो अंश है ये आपको हर पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा। जब हमारे नॉर्मल जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, हमने विशेष अनुमति लेके गणित की वैकल्पिक जो विधियां हैं ये अंश हमने जुड़वाया था। ये कक्षा 1 से 10 की जो मैथ्स की जो पुस्तकें हैं, ये विशेषकर कैसे हम गणित को और रोचक बना सकते हैं। अधिकांश बच्चों के मन में गणित की जो संक्रियाएं होती हैं उसको लेके मन में भय होता है, चिंता होती है कि यह विषय वस्तु की समझ नहीं हो पाती, तो बच्चे उच्च कक्षा में गणित पढ़ने से डरते हैं या उनका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं होता है। तो गणित की प्रक्रिया को सरल करने के लिए, रोचक बनाने के लिए हमारे जो शिक्षक साथी हैं और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए गणित की वैकल्पिक विधियां दी गई हैं, जो अलग अलग की ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग संक्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रश्न होते हैं, उसको इस विधियों में रखा गया है। हमारे शिक्षक साथी नॉर्मल को, जो नॉर्मल पाठ्य पुस्तक का सिलेबस है उसके साथ इसको भी कवर करेंगे। तो निश्चित तौर पर गणित की जो गणित विषय का जो सबसे रोचक पहलू होता है
कि कैसे हम ये एंडलेस होता है, लिमिटलेस होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप एक विषय वस्तु को समझ के उस पर 1000 प्रश्न तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे स्वयं अपने प्रश्न बना सकते हैं विषय वस्तु समझकर। तो इस चीजें हैं जो हमें बच्चों तक लेके जाने का प्रयास करना चाहिए ताकि मैथ्स को लेके बच्चों के मन में जो भय होता है, जो मुश्किलें होती हैं, उसको हम कैसे सरल कर सकते हैं, ये हमें बताना यहाँ पे आवश्यकता है। नेक्स्ट, जब पाठ पूरा हो जाएगा और हम एक बेहतर शिक्षण योजना का उपयोग करके जब हम पाठ अपना शिक्षण कार्य पूरा कर लेते हैं इस पाठ का, तो पाठ पे बच्चों की समझ कितनी बनी उसको ध्यान में रखते हुए अभ्यास हेतु कुछ गतिविधि या प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के अंत में। तो हमें एक पाठ पूरा कब हुआ ये तो मानना चाहिए जब हम पाठ के प्रारंभ से लेके अभ्यास हेतु जो गतिविधि हैं, प्रश्न दिए हैं, इसको भी हम कक्षागत प्रक्रियाओं में शामिल करें। हमें यह बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि मेरा काम है, मैंने पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद के जो वैकल्पिक गतिविधियां हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भ्रमण है, जो अभ्यास है, अगर हम शिक्षण योजना में शामिल नहीं कर रहे हैं, उसको क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो आधी हो जाएगी, बच्चों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। और आज जब हम शैक्षिक संवाद आयोजित किया था, सबसे बड़ा कारण नहीं था जो संग्रह है उसको हमें समझना पड़ेगा। प्रत्येक पाठ में एनसीईआरटी के जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे देश में उनसे उनके गाइडेंस में किताबें तैयार की गई हैं और प्रत्येक कंपोनेंट को बहुत ही सोच, बहुत ही समझ के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षक साथी शिक्षण योजना बनाते वक्त प्रत्येक कंपोनेंट का, प्रत्येक हिस्से का शिक्षण योजना में शामिल करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं बहुत ही धैर्यपूर्वक ये किताबें पढ़ेंगे। अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी अच्छी शिक्षण योजना तैयार नहीं कर पाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया करके शिक्षण योजना है वो बनाने के पहले आपको प्रत्येक पाठ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आप जितना धैर्यपूर्वक, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतनी अच्छी आप शिक्षण योजना बना पाएंगे। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में आपने पाठ्य पुस्तकों में दी गई सामग्री के संदर्भ में सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। चलिए, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।